सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है शुक्र शत्रु राशि में उच्च का क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे चीज़ों को समझना होगा, और यदि पूर्व के कुछ पाठ आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी दिक्कतें होंगी, या कुछ आपको जानकारी है जिन्हें जानकारी उन्हें ये पाठ बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जिन्हें नक्षत्रों के बारे में ज्ञान है, राशियों के बारे में ज्ञान है और ग्रहों के बारे में ज्ञान है, उन्हें यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही आसान है और आप इसे बिल्कुल ही समझेंगे। और उच्च और नीच की चर्चा ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा है, और ज्योतिष को अच्छा या खराब बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। कहने का मतलब यदि हम सही ढंग से उसे प्रयोग करें तो सही है, और उसका जो है अत्यधिक महत्ता आज के डेट में मिल गई है। और जो ज्योतिषविद हैं, कुछ ज्योतिषविद वो इसे मिसयूज कर रहे हैं, और आप इसे मिसयूज ना करें बल्कि इसे अच्छे से समझें। और आज का टॉपिक समझने के बाद कुछ आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, और मैं आशा करता हूँ कि कुंडलियों में लगा के आप इसे देखें कि ये होता है कि नहीं। ये हम लोगों ने बहुत ही पढ़ने के बाद इसे आपके सामने लाया है, और कुछ हद तक ये हमारा मत है जो ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलते हैं, इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो शीर्षक है इसके पीछे जाना चाहिए कि हमने लिखा हुआ है कि शुक्र शत्रु राशि में उच्च का क्यों होता है। तो पहले ये समझे कि शुक्र उच्च का होता कब है। तो शुक्र जो है उच्च का मीन राशि में, यानी 12 नंबर की जो राशि होती है, जो जिसके स्वामी गुरु हैं, उस राशि में परम उच्चांश 27 अंशों पे होता है। तो कहने का मतलब गुरु और शुक्र जो है वो दो खेमे के, मतलब जो हम ग्रुप ए ग्रुप बी को ग्रहों को जब बांटते हैं तो एक जो है देवों के आचार्य और एक जो है शुक्राचार्य जो हैं वो राक्षस के आचार्य हैं। तो एक देवगण के आचार्य, तो दोनों बिल्कुल ही 180 अंश यानी बोले अपोजिट जो है एक दूसरे के हैं। तो दोनों अलग अलग खेमे के हैं, लेकिन दोनों जो है दोनों आचार्य हैं और दोनों स्ट्रांग हैं अपने अपने जगह पे। दोनों ग्रहों की अपनी अपनी महत्ता है। तो वो दूसरे के घर में जा कर के कैसे उच्च के होते हैं, इस चीज़ को हमें थोड़ा सा मंथन करने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। साथ ही कुछ और मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको नक्षत्र के बारे में कुछ और समझाने का प्रयास करूंगा, तब आप समझेंगे। और एक मैं सीरीज बनाने का कोशिश करता हूं जिसमें नक्षत्रों के बारे में, वैसे मैंने बहुत कुछ बोला लेकिन विस्तृत रूप में हर नक्षत्र के बारे में, वैसे आपको ये वीडियो बहुत जगह मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले तो ये जो है टेबल है, ये परम उच्चांश लिखा हुआ है, यानी हर ग्रह का परम उच्चांश लिखा हुआ है। आप देख लें कि सूर्य जो है मेष राशि में 10 अंशों पे, चंद्रमा जो है वृषभ राशि में 3 अंशों पे, मंगल जो है मकर राशि में 28 अंशों पे, बुध जो है स्वराशि का कन्या राशि में 15 अंशों पे, गुरु जो है कर्क राशि में 5 अंशों पे, शुक्र जो है 12 नंबर यानी मीन राशि में 27 अंशों पे, और शनि जो है शुक्र की राशि तुला में 20 अंशों पे होता है। अब देख ले यहाँ से हमें समझ में क्या आ रहा है। यदि हम ये रेड और ब्लैक आप देख रहे होंगे, दो कलर का मैंने प्रयोग किया है। ये क्यों किया है? तो देखिए सूर्य मेष राशि में यानी वो मित्र राशि में है, तो कोई अंतर नहीं है। उसी तरह देखिए बुध जो है स्वराशि का अच्छा ही माना जाता है। कोई भी ग्रह यदि अपने राशि में हो, उस ग्रह को बलवान कर, उस भाव को बलवान करता है, और उससे रहने मानी हम अपने घर में रह रहे हैं, हम मित्र के घर में रहे तो भी अच्छा। गुरु इसी तरह कर्क यानी कि चंद्रमा के राशि में, तो भी बहुत अच्छा। शनि जो है वो भी जो है अपने मित्र शुक्र के राशि में है, तो बहुत ही अच्छा है। तो इन सब में हमें तो परेशानी होनी नहीं चाहिए कि चलो ये क्यों उच्च का हो रहा है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि हाँ, परम उच्चांश सबसे अच्छा स्टेट राशियों में यदि हमें दो तरह से ग्रहों का स्थान देखते हैं। एक तो भाव के हिसाब से देखते हैं कि वो पहले भाव में है कि छठे 8वें 12वें में है कि त्रिकोण में है कि केंद्र में है कि 3 11 में है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस राशि में गया, फिर देखते हैं किस अंश पे गया है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि परम उच्चांश जिन जिन भी ग्रहों का हो रहा है, ये सिर्फ राशियों के ऊपर है, ये भावों के ऊपर नहीं है। तो राशियों के ऊपर है, तो कुछ ग्रह शत्रु राशि में होकर के उच्च के क्यों होते, क्यों उन्हें अच्छा लग रहा है, मतलब वो उस जगह पे वो सुप्रीम
पावर जिसे हम बोले उच्चता का जो उच्च बल होता है वो उसे कैसे प्रदान हो रही है, तो इसको हमें समझने का प्रयास करेगा। तो चलिए इसको थोड़ा बहुत इस चार्ट से समझने का प्रयास करें। तो चलिए चंद्रमा जो है वृषभ राशि में, तो थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है कि चंद्रमा किसी से बैर नहीं करता क्योंकि चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। हाँ, लेकिन परंतु ये है कि शुक्र जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है। और दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों स्त्री कारक ग्रह हैं। साथ ही साथ हम देख ले तो 2 नंबर जो है वो धन भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। काल पुरुष की पत्रिका देखे तो धन भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो है हर चार्ट में, कहने का मतलब एक जो काल पुरुष की पत्रिका के हिसाब से जो 2 नंबर राशि है वो धन भाव हुआ, धनेश शुक्र जो है उस हिसाब से हुआ। तो उस हमें से समझ में आ रहा है चंद्रमा खुद जो है वो कारक है जो लिक्विड मनी है उससे ले, तो कुछ हद तक समझ में आ रहा है कि वो बैर भी नहीं कर रहा है, तो वो चलो एडजस्ट कर सकता है। शुक्र का कोई शत्रु नहीं है, मतलब चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता। मंगल जो है शनि के राशि में, तो वो भी ऐसे हुआ, ये सब मानता लेकिन वो उसको शत्रु मानता, तो एक्चुअली में शत्रु ही कहेंगे। लेकिन मंगल एक बलवान जो ग्रह मानते हैं, दुस्साहस के लिए मंगल जानता है, साहस के लिए मंगल को हम जानते हैं। तो मंगल चलो कहीं भी, कहता है ना कि आप यदि पराक्रमी हैं, आप हैं तो आप कहीं भी रह जाए, आप अमेरिका में रहे या फिर आप इंडोनेशिया में रहे, इंडिया में रहे या फिर आप अफ्रीका में रहे, आप यदि बलवान है, ये तो आप मतलब इजराइल बलवान है, तो उस जगह पे भी होते हुए भी उसने जो उससे घिरे हुए देश हैं उतने डेंजर पोजीशन में यानी लोकेशन में, लेकिन इजराइल बलवान होने के कारण आप वहाँ पे वो रह सकता है और वो बहुत अच्छी तरीके से रह रहा है और विश्व में उसको कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। मतलब चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरे हुए नहीं, मतलब दुश्मनों से घिरे, मैं मुस्लिम देशों का नहीं लेकिन बोले कि दुश्मनों से घिरे हुए होते हुए भी आप जो है आप समझ रहे हैं कि मुस्लिम देश उस पर आक्रमण करते रहे, लेकिन उन्हें हर बार सारे देशों को और उनके ज़मीन को भी कैप्चर करता गया। जितना युद्ध हुआ दूसरे को ही लॉस हुआ, खुद वो आगे बढ़ता चला गया। आप समझते हैं पैलेस्तीन इजराइल में कितना लड़ाई हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह मंगल को हम वो बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए शुक्र के साथ क्या विडंबना है। शुक्र क्या है कि शुक्र जो है वो मतलब शुक्राचार्य है, तो उधर भी जो देवगुरु हैं, मतलब देवगुरु यानी गुरु बृहस्पति, वो भी जो हैं अपने खेमे के मतलब आचार्य हैं, यानी यदि आचार्यों को हम सबसे ऊपर पोजीशन देते हैं। तो अब देखिए वहाँ पे जा कर के उनके घर में उच्च का होना, तो ये हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई मतलब ये नहीं हो रहा है कि मैं आपके घर में चल जाऊँ, आप मेरे घर में, जबकि हम दुश्मनी या दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं। शुक्र का विचारधारा अलग है, गुरु का विचारधारा अलग है, दोनों अपने अपने जगह पे सर्वोच्च हैं, कोई भी कम नहीं है, ठीक है। तो हम समझ ले, तो यहाँ पे हम ये समझते हैं। तब आती है नक्षत्रों की बात, तो इसलिए कहा जाता है कि नक्षत्र को भी समझना उतना ही जरूरी है। जैसे कि हम समझे कि सूर्य जो है पहले भाव में हो या फिर मेष राशि में हो या फिर वो 8वें भाव में मेष राशि में हो, दोनों में अंतर होता है। उसी तरह यहाँ समझना होगा कि जिस वो नक्षत्र में उसे हमें समझना होगा। तो देखिए सूर्य जो अश्विनी नक्षत्र में रहता है जब उच्च का होता है, चंद्रमा जो है कृतिका नक्षत्र में होता है, मंगल जो है घनिष्ठा नक्षत्र में होता है, बुध जो है हस्ता नक्षत्र में होता है, गुरु जो है पुष्य नक्षत्र में होता है और शुक्र जो है रेवती नक्षत्र में होता है। शनि जो है वो स्वाति और विशाखा जहाँ पे या तो खत्म बोले या जहाँ बोले शुरुआत होता है, तो दोनों के खत्म और शुरुआत होने के जगह पे, यानी कि दोनों के मिश्र पोजीशन पे वो जाके होता है, यानी जहाँ अंत जिसे हम बोलते हैं वो है उस जगह पे, या शुरुआत बोले उसे जगह पे, मतलब नक्षत्र अंत और नक्षत्र शुरुआत जहाँ हो रहा है वहाँ पे होता है। तो इससे कुछ हद तक ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये नक्षत्रों पर भी इनका, और ये हमें देखना ही चाहिए। तो अब हम समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो चलिए मीन राशि के बारे में यहाँ से बात करते हैं। तो मीन राशि में जो है 3 नक्षत्र आते हैं, ऑलमोस्ट हर राशि में 3 नक्षत्र आएंगे। क्यों? इसका पीछे कारण है कि 13 डिग्री 20 अंशों का एक नक्षत्र होगा, तो 13 दूनी 26 और कुछ अंश जो बचेगा वो दूसरा नक्षत्र का होगा ही होगा। तो यहाँ पे समझ ले तो पूर्वा भाद्रपद जो है, पूर्वा भाद्र का कुछ अंश जो है 3 अंश और 20 मिनट जो है वो आता है 12वें, यानी कि मीन राशि में। उसी तरह उत्तरा भाद्रपद का भी जो है आएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा, और रेवती का भी पूरा का पूरा आ जाएगा। तो 3 नक्षत्र जो हो गए वो मीन राशि में। अब ये क्वेश्चन है कि वो
यदि गुरु को होना था तो पूर्वा में ही क्यों नहीं हुआ, उत्तरा में ही क्यों नहीं हुआ, तो रेवती में क्यों? तो उसके पीछे कारण अभी हम इन तीनों नक्षत्रों को जब समझ लेंगे तब समझ में हमें आएगा कि रेवती में ही क्यों होता है। तो देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है कि अब पूर्वा भाद्रपद के कुछ बारे, तो पूर्वा भाद्रपद जो है 25वां जो है नक्षत्र, यदि 27 नक्षत्र में तो 25वां नक्षत्र है, आधा वो कुंभ में आता है और आधा जो है वो मीन में आता है। इसको देखिए, इसके जो देवता हैं वो क्या हैं, तो हमें जिसे ड्रैगन बोलते हैं, जो फायर वाले ड्रैगन वो हैं, अजैकपात बोलते हैं, ठीक है, उसके देवता। उसके बाद जो है इसको यदि बोले, यदि एक शब्दों में बोला जाए तो पूरा भाद्रपद जो है डिस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, मतलब विनाशकारी। आप समझ सकते हैं कि ड्रैगन जो है एक फूंक, यदि आप देखे होंगे बहुत सारे मूवी और उसमें, तो एक फूंक से ही कितना चीज़ को जला सकता है, ठीक है। तो आप इसे समझ लें कि ये क्या लाता है, तो ये मृत्यु के लिए, परलोक के लिए, आवश्यकता के लिए, वैराग्य के लिए, ठीक है, पकड़, निराशावाद, मतलब निगेटिविटी को बहुत शो करा, बहुत पावरफुल मतलब है, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन को पूरा पूरा वो शो करता है, और ह्यूज वाला जो कि जैसे विनाशकारी बोलते हैं वैसा वो करता है, ठीक है। उसी तरह उत्तरा भाद्रपद सुनते हैं तो ये क्या, ये भी उसी, और इसको भी आप सब समझेंगे तो इसके भी देवता ड्रैगन ही है, लेकिन ये जल वाले हैं, ठीक है, अहिरबुंद ये बोला जाता है इन्हें, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी समझ ले, तो यहाँ भी जीवन का अंत या उसके बाद मतलब बोले, और मतलब एक जो अंतर्ज्ञान मुक्ति, मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा चतुर्विध पुरुषार्थ है और जो 12th हाउस को मोक्ष का हाउस क्यों बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उत्तरा भाद्रपद का पूर्ण रूप से होना और पूर्वा भाद्रपद का कुछ अंश होना, क्योंकि एक हमें अंत की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन होगा तभी किसी चीज का शुरुआत होगा। तो डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन जो है वो इज ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब तक किसी का अंत नहीं होगा तो किसी का शुरुआत भी नहीं होगा। तो इसी तरह है कि ये आपको नक्षत्रों से बहुत कुछ और निकल के आएगा, उभर के आएगा, और आप इसको समझने में और आपको गहराई समझ में आएगी ज्योतिष की, ठीक है। दूसरा चीज आप समझ ले कि इन लोग का जो प्रतीक है वो क्या है, तो एक जो रथी का मतलब ये हुआ कि जो डेड बॉडी को ले जाने के लिए जो शव वाहन का यूज करते हैं उस तरह के, मतलब उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो दोनों के सिंबल सेम ही है, ठीक है, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद के, तो ये हमें समझ में आ रहा होगा कि ये मोक्ष का घर भी क्यों हुआ। देखिए एक ही वीडियो से आप 2-3 चीज समझ पा रहे होंगे, ठीक है, और मैं डिटेल में फिर इन सब नक्षत्रों को और भी ढंग से, और कुछ जो गुण हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए रेवती को समझते हैं। तो रेवती जो सबसे पहले है, ये क्या है, प्रचुरता, मतलब एबंडेंस है, देखिए समृद्धि का है, प्रेम है, सज्जनता है, उदारता है, मार्गदर्शन है, आध्यात्मिकता है, और देखिए प्रतीक जो है ड्रम है, और इसके देव भी पुषान यानी रक्षा के देवता। अब देखिए शुक्राचार्य से आपको ये चीज, जब एक एक एट्रीब्यूट्स को आप मिलाएंगे तो ये पूरा पूरा शुक्राचार्य के एट्रीब्यूट्स को मिलाता है। वो हमेशा जो है रक्षा करते आए किनके, तो असुर के, यानी राक्षसों का रक्षा करते हैं। इवन उनके पास एक जो स्पेशल कला था जो कि देवगुरु बृहस्पति के पास नहीं था, वो था मृत संजीवनी, वो मृत को जीवित कर सकते थे। तो इसीलिए देखिए वो रक्षा करने के देवता थे, तो उनके पास जो भी आता उनके शरण में उसको वो जीवित भी कर सकते थे, इतना पावर उनके पास था। और देखिए सारे जो शुक्र के लिए हम कहते हैं समृद्धि, जब मतलब शुक्र जो है अपुल धन के लिए जाने जाते हैं, गुरु जो है वो धन के लिए, और शुक्र जो है उसके भी ऊपर, मतलब यदि बहुत ज़्यादा पैसा और प्लेजर ये सब चीज़ चाहिए तो आपको उसके शुक्र के, प्रेम के लिए ही, रोमांस के तो कारक हैं ही वो, सज्जनता, बहुत ही सज्जन थे, हाँ उग्र होते थे जब उन्हें उग्र किया जाता था, उदारता, बहुत ही उदार ग्रह है, मार्गदर्शन, वो हमेशा राक्षसों को मार्गदर्शन देते रहे, आध्यात्मिकता के लिए ग्रह माना ही जाता। तो आप देख ले कि ये पूर्णता जो है ये शुक्र के एट्रीब्यूट और नक्षत्र के एट्रीब्यूट को मिलाता है। तो यही मेजर कारण है, यही मेजर कारण है, यही मुख्य कारण है कि शुक्र जो है शत्रु राशि में होके भी उच्च का वहां होते हैं, क्योंकि वह उस जगह पे नक्षत्रों के हिसाब से बेस्ट नक्षत्र में वो हैं, अपने स्वभाव के अनुसार उनका पूर्ण स्वभाव, उनका पूर्ण जो व्यक्तित्व है या सारे जो गुण हैं वो गुण जो है इस नक्षत्र के साथ मैच कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ सबसे अच्छे माने जाते हैं। और इसीलिए रेवती नक्षत्र में होकर, ना कि मीन राशि में बल्कि रेवती नक्षत्र में वो उच्च के हुए।
तो इससे हमको ये समझ में आया कि हमें नक्षत्र ग्रहों को राशि में तो देखना ही देखना है, लेकिन साथ ही साथ जो है नक्षत्र के गुण क्या मिल रहे हैं ग्रह के गुण से या नहीं, यदि मिल रहे हैं तो वो बेस्ट है। और मैं आशा करता हूँ कि इसे आप और कुंडली में लगा के देखेंगे और समझेंगे कि ये कहाँ तक सार्थक है। यदि कुछ कुंडलियों में हमने लगा के देखा है और इसे काफ़ी हमने इसे मिला है कि यदि आपका मीन राशि में शुक्र उच्च का हुआ, लेकिन यदि वो रेवती में चला गया तो बहुत ही अच्छा हुआ, और यदि वो उत्तरा भाद्रपद या पूर्वा भाद्रपद में रह गया तो क्या होगा, वो उच्च का होते हुए भी उतना आपको फायदा नहीं दे पाएगा जितना कि वो रेवती नक्षत्र में चला जाएगा तब फायदा देगा। तो इसे आप अपने कुंडली में लगा के देखें या अन्य के कुंडली में लगा के देखें और इसका प्रेडिक्शन आप नीचे दिए कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके ज्ञान को आगे बढ़ाया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को ये वीडियो या इस चैनल के माध्यम से जो भी ज्ञान मिल रहा है उसे आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करें, और लोगों के पास बढ़ जिनको इन ज्ञान चाहिए, मतलब सिर्फ प्रेडिक्शन से कोई मतलब नहीं बनता। आपको यदि ज्योतिष को आगे बढ़ाना है और ज्योतिष के सही तथ्यों को आगे बढ़ाना है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और इस चैनल के और वीडियोस को भी आप देखें ताकि आपको और भी समझ में अच्छे ढंग से आएगा। पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।